हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 15। हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट और अब तक हमने देख लिया कि अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अब हम उसी का डेलीगेशन देखेंगे और फ्रेंड्स साथ में उसी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सब डिवीजन एंड सब एलोकेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का सब एलोकेशन हो जाता है। किसी के पास कुछ पावर होती है, वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? जो उसके नीचे लोअर लेवल वाले लोग होते हैं उस पर। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। अ मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क असाइन टू हिम। एक मैनेजर हर समय अपने सभी काम को नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करेगा? वो अपने टारगेट को मीट आउट करने के लिए मैनेजर शुड डेलीगेट दी अथॉरिटी, यानी कि वो अपने काम को करने के लिए क्या करेगा? अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन कर देगा। ओके, देखते हैं किस तरीके से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी का डिवीजन हो जाएगा एंड पावर डाउनवर्ड्स टू दी सबऑर्डिनेट। इट इज़ लाइक कि मैनेजर अगर यहाँ पर है और उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो किसी किसी सबऑर्डिनेट को वो अपनी काम को क्या कर देगा? डेलीगेट कर देगा। ठीक है, जैसे एक मैनेजर है, अगर इसके पास 10 काम हैं, तो ये क्या करेगा? अपने जो डेली रूटीन वाले वर्क है, उस रूटीन वर्क में से कुछ हिस्सा अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू दी पार्ट ऑफ योर जॉब। डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में जो ये वर्क था वो मैनेजर का था, बट उसने क्या किया? अपने काम को किसी और को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज सब डिवीजन एंड सब एलोकेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पे पावर का सब एलोकेशन होता है। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि अपनी अथॉरिटी का परमानेंट आपने डेलीगेशन कर दिया या मैनेजर परमानेंट सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो केवल स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है डेलीगेशन। ओके, अब देखते हैं डेलीगेशन किस तरीके से फ्लो होता है। तो जो डेलीगेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होगा। ओके, हमेशा डाउनवर्ड होगा, यानी टॉप से मिडिल लेवल को जाएगा, मिडिल लेवल से लोअर लेवल को डेलीगेट होगा, और लोअर लेवल वाले किसको डेलीगेट करेंगे? ऑपरेशनल लेवल वालों को। ठीक है, और ऑपरेशनल लेवल वाले किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते, इनको खुद ही परफॉर्म करना होगा। ठीक है, यहाँ पर है प्रोसेस। डेलीगेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आता है स्टेप 1 पे होगा असाइनमेंट, फिर होगा ट्रांसफ़र, फिर होगा एक्सेप्टेंस और फिर होगा अकाउंटेबिलिटी। तो इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी स्टेप अरेंज करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो असाइनमेंट क्या हो गया? असाइनमेंट होगा ड्यूटीज़। ठीक है, ड्यूटीज़ का असाइनमेंट होगा। ट्रांसफ़र होगी अथॉरिटी, अथॉरिटी का ट्रांसफ़र होगा, और जो उसके सबॉर्डिनेट हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस काम को, उस ड्यूटी को, और फिर उनकी क्या हो जाएगी? अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी। यहाँ पर देखो डिटेल में दिया हुआ है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ आर असाइन टू सबॉर्डिनेट एज पर देयर जॉब रोल, यानी कि ड्यूटीज़ वही असाइन की जाएंगी जो उनका जॉब रोल होगा। ठीक है, फिर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का ट्रांसफर होगा। टू परफॉर्म द ड्यूटी अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द सबऑर्डिनेट। जो भी काम दिया गया है उस काम को करने के लिए सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट है, वो क्या करेगा? सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करेगा, और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगी? उसकी अकाउंटेबिलिटी। और हमको पता है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, उसको आंसर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई काम
यानी कि कोई ड्यूटी हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम ड्यूटी ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फिर उसको अथॉरिटी मिल जाती है और उसके बाद वही आंसरेबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन की हो जाती है। ओके, यहाँ पे है प्रिंसिपल, यानी डेलीगेशन के कुछ प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल हैं और हम वन बाय वन इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे क्या है, डिफाइनिंग द फंक्शन, ठीक है, यानी कि जो भी काम आप डेलीगेट कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सबऑर्डिनेट को भी समझ में आ जाए कि क्या काम है। द मैनेजर शुड क्लियरली डिफाइन द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द टास्क टू द सबऑर्डिनेट, कि मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर दे कि वो सबऑर्डिनेट से क्या कराना चाहता है। द सबऑर्डिनेट शुड बी अवेयर ऑफ द टास्क ही हैज़ टू परफॉर्म, सबऑर्डिनेट को भी पता हो कि उस काम को करना कैसे है, ठीक है। फिर है डिफाइनिंग द रिजल्ट, बिफोर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी द मैनेजर शुड डिस्कस विद हिज सबऑर्डिनेट द रिजल्ट ही इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, मतलब कि उसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो भी उसको बता दिया जाए। देन है बैलेंस ऑफ अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देयर शुड बी द पार्टीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, ठीक है, यानी कि एक जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, तभी एक इफेक्टिव डेलीगेशन होगा, ठीक है। एंड ओनली द डेलीगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक हिम इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे सबऑर्डिनेट को तो वो क्या हो जाएगा, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर डेलीगेशन अफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। Then absoluteness of responsibility. Even after delegating the authority to his subordinate, the manager remain responsible for their work. यानी कि जो मैनेजर है उसने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट तो कर दिया बट स्टिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अभी भी मैनेजर होगा, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ ओनली वन सुपरवाइजर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट ऑलवेज बी यूनिटी ऑफ कमांड, सो एनी गिवन टाइम देयर मस्ट बी ओनली वन सुपीरियर फॉर एवरी सबऑर्डिनेट, हर सबऑर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर होगा। फिर है डिफाइनिंग द लिमिट ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी की लिमिट क्या है? Another point to note that the manager must ensure that all the subordinates have well defined the authority so we can avoid any overlapping of authority, यानी कि वो अच्छे से डिफाइन कर दे कि क्या मतलब लिमिट क्या है और एकदम क्लियरली होना चाहिए, जिससे कि कभी भी ओवरलैपिंग ना हो अथॉरिटी की, ओके। फिर एक्सेप्शंस प्रिंसिपल, यानी कि मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट तो कर दी बट फिर भी ऐसा नहीं है कि मैनेजर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हो तो वो उसको बता सकता है कि तुम इस काम को इस तरीके से करो, ऐसे नहीं करो, ठीक है, वो अपनी गाइडेंस दे सकता है। फिर है स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब टू हुम डेलीगेट, ठीक है, द टॉप मैनेजर डेलीगेट, यानी कि एक सीक्वेंस, स्केलर का मतलब क्या होगा, एक सीक्वेंस में फ्लो होना, ठीक है, हमेशा एक सीक्वेंस में चलेगा। हमने ये 14 प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी सीक्वेंस की बात की गई थी। तो जैसे टॉप लेवल है तो मिडिल वाला लोअर, ऐसे चलेगा, ओके। टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, ये बहुत ही सिंपल है। डेलीगेशन कितने तरीके से होते हैं, जैसे जनरल डेलीगेशन हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल भी हो सकता है, कभी कभी डेलीगेशन रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, डाउनवर्ड डेलीगेशन होता है और स्ट्रेट वर्ड डेलीगेशन भी होता है, ठीक है, जैसे ऐसे, मतलब कि अगर सेम लेवल पे मैनेजर जो है वो भी
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे सकता। हो सकता है कि सेम टाइम पर जो दूसरा मैनेजर है उसके पास वर्कलोड ना हो, तो इट मे बी वो डेलीगेट कर सकते हैं, बट नॉर्मल केस में ये डाउनवर्ड ही फ्लो होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो डेलीगेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। ओके, अब बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है डेलीगेशन के। तो बेनिफिट, इन्हांसमेंट एम्प्लॉय मोरल, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है जो सबॉर्डिनेट है उसको अगर ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको लगता है कि हाँ उसका मोरल बढ़ जाता है, उसको लगता है कि यस मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है, उस पर भरोसा किया जा रहा है। फिर है स्किल डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट। ऑफकोर्स जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनकी स्किल्स भी डेवलप होती है। इंक्रीज द लॉयल्टी, और उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है, उनका करियर में ग्रोथ में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन्हांस मैनेजर प्रोडक्टिविटी, अब जो डेली रूटीन वर्क होते हैं वही ज़्यादातर डेलीगेट किए जाते हैं, तो इससे क्या होगा, मैनेजर अपने जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उस पर फोकस कर पाएगा, और फोकस करेगा जब अच्छे से मैनेजर तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को भी मीट आउट कर पाएगा, एंड ग्रेटर कमिटमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी बेनिफिट को अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैनेजर जब डेलीगेट करेगा तो क्या होगा, उसका वर्कलोड कुछ कम हो जाएगा, जिससे उसका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। फिर है बेटर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, और ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। और एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, उनकी स्किल डेवलप होगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, और उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उनका मोटिवेशन भी हाई हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स ये टीम वर्क को प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पे डेलीगेशन है, लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ का भी सेटिस्फैक्शन होगा, और इनोवेशन को भी टाइम मिलेगा, यानी इनोवेटिव भी होगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ बैरियर भी होते हैं डेलीगेशन में, जैसे कभी कभी ऐसा भी लगता है मैनेजर को कि कहीं अगर उसने डेलीगेट कर दिया तो उसको अपनी पोजीशन का डर भी होता है, उसको फियर भी होता है, ठीक है, कि कहीं उससे वो बेटर ना परफॉर्म कर ले जाए, या फिर उसको अपनी जॉब का डर होता है। ओके, एंड देन है लैक ऑफ ट्रस्ट। कभी कभी मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं वो अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, और कंट्रोल का भी डर होता है कि कुछ कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहे हैं डेलीगेशन के बाद भी तभी वो डेलीगेट करेंगे। फिर पुअर एबिलिटी, अब पता चला जो सबॉर्डिनेट हैं वो ही काम के नहीं हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, तो फिर डेलीगेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ गिल्टी, अगर जो सबॉर्डिनेट है वो बहुत बेटर करके दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, मैनेजर को डर लगेगा, मतलब मैनेजर को वो भी होगा कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, मे बी होता है, ठीक है। और टू बिजी, ये सारे बैरियर्स होते हैं कि मतलब इतने काम में बिजी हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या डेलीगेट किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये भी बातें होती हैं यहाँ पे। अब इस पे से क्वेश्चन देख लेते हैं। अथॉरिटी गिवन बाय सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, ठीक है, अथॉरिटी दिया सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को, इज नोन एज डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो यस, सही कह रहा है यहाँ पर, सबॉर्डिनेट टू whom the authority is delegated are selected on the basis of their skill and past experience। तो यस, ये भी सही है। फिर ऑफकोर्स दोनों ही अथॉरिटी और डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही रिलेटेड हैं, तो रीज़न भी सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।